नमस्ते और इस नए विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे एक ऐसे देश के अटूट माइंडसेट को डिकोड करने जा रहे हैं जिसने बार बार भयंकर तबाही देखने के बावजूद खुद को दुनिया के सबसे मजबूत देशों की कतार में खड़ा किया है। एक ऐसा रियलिस्टिक और बेहद जमीनी नजरिया जो ये दिखाएगा कि कैसे हर झटके के बाद ये देश और ज्यादा मजबूत होकर उभरा। तो आइए गहराई से समझते हैं कि कैसे जापानी रेजिलियंस की ये 7 स्तंभ किसी भी आम इंसान को मानसिक रूप से एक बेहतरीन योद्धा बना सकते हैं। जरा 1500 के इस चौंकाने वाले आंकड़े पर गौर कीजिए। जापान एक ऐसा देश है जहां हर साल 1500 से भी ज्यादा भूकंप आते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, तबाही और गहरी ऐतिहासिक चुनौतियां इस देश के लिए कोई नई बात नहीं है। इस देश ने जो बर्बादी देखी है, चाहे वो लगातार आने वाले भूकंप हों या फिर परमाणु हमले का वो खौफनाक मंजर, वो किसी भी आम इंसान या देश को पूरी तरह से तोड़कर रख सकती है। ये महज एक नंबर नहीं है, ये एक निरंतर चलने वाला रियल लाइफ संघर्ष है। अब इस कॉन्ट्रास्ट को देखिए। एक तरफ भयानक तबाही का इतिहास है और दूसरी तरफ आज का जापान, दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक। और बात सिर्फ पैसे की नहीं है, बल्कि यहाँ के लोगों की सेहत, उनका अनुशासन और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये कैसे मुमकिन हुआ? बिना किसी भारी नेचुरल रिसोर्स के ये मुकाम कैसे हासिल किया गया? सच तो ये है कि इसका जवाब उस माइंडसेट में छिपा है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। तो चलिए इस रेजिलियंस की मजबूत नींव को समझते हैं, देखते हैं कि वो कौन सी प्राचीन फिलॉसफीज हैं जिन्होंने आम इंसानों को ऐसे योद्धाओं में बदल दिया। सबसे पहला और बेहद शक्तिशाली सिद्धांत है शुग्यो। एक पल के लिए इस बहुत ही इंटेंस दृश्य की कल्पना कीजिए। कड़कड़ाती ठंड है और कुछ मॉन्क्स बर्फ जैसे ठंडे वाटरफॉल के नीचे बिल्कुल शांत बैठे हैं। शरीर कांप रहा है, नसें सिकुड़ रही हैं, लेकिन वो अपनी जगह से 1 इंच भी हिल नहीं रहे। ये कोई टॉर्चर नहीं है, ये शुग्यो है। आज के समय में लोग जरा सी परेशानी से भागते हैं। गर्मी लगी तो तुरंत एसी चाहिए, बोर हुए तो फोन उठा लिया। लेकिन शुग्यो ये सिखाता है कि जानबूझकर डिस्कम्फर्ट यानी असहजता को अपनाना इंसान को अंदर से फौलाद बनाता है। अब इस गहरी बात को समझने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब सच में शारीरिक रूप से मर जाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपने उस कंफर्ट लविंग या आराम पसंद वर्जन को पूरी तरह खत्म कर देना है। मशहूर समुराई मियामोटो मुसाशी का ही उदाहरण ले लीजिए। वो सिर्फ एक घातक तलवारबाजी नहीं थे, बल्कि कैलीग्राफी जैसी नाजुक कला में भी मास्टर थे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक परफेक्ट ब्रश स्ट्रोक के लिए भी ठीक उसी अनुशासन की जरूरत होती है जो एक तलवार चलाने के लिए चाहिए होती है। ये एक काफी हैरान करने वाला तथ्य है कि पूरी दुनिया में सिर्फ 23% लोग ही नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं। अब सच कहा जाए तो आज के मॉडर्न जमाने में शुग्यो का मतलब वाटरफॉल के नीचे जाकर बैठना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है रोज थोड़ा पसीना बहाना, जिम जाना या कोई भी ऐसा काम करना जो मुश्किल लगे। ऐसा करके बिना किसी बहुत बड़े संघर्ष के 77% लोगों से सीधे आगे निकला जा सकता है। आइए अब दूसरे पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, उद्देश्य और उत्कृष्टता की खोज। क्योंकि बिना किसी सही दिशा के अनुशासन सिर्फ एक तकलीफ बनकर रह जाता है। और यही एंट्री होती है इकिगाई की। अगर शुग्यो एक आग है तो इकिगाई वो कंपास है जो ये दिशा दिखाता है कि उस आग को आखिर लगाना कहाँ है। इकिगाई वो पर्पस है, वो अंदरूनी खिंचाव है जो किसी भी इंसान को हर सुबह बिस्तर से पूरे जोश के साथ उठने पर मजबूर कर देता है। ये हमारे रोजमर्रा के दर्द और संघर्ष को एक सार्थक प्रोग्रेस में बदल देता है। असल जिंदगी के इस बेहद भावुक कहानी पर गौर कीजिए। डॉक्टर शिगेयाकी हिनोहारा 100 साल से ज्यादा उम्र होने के बावजूद वो हर दिन उसी एक्साइटमेंट और चेहरे पर मुस्कान के साथ मरीजों की मदद करने जाते थे। जब लोग उनसे पूछते कि अब इस उम्र में वो आराम क्यों नहीं करते, तो उनका जवाब होता था कि उनके पास दुनिया को देने के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। जिनका अपना इकिगाई होता है वो एक लंबी और ज्यादा संतुष्ट जिंदगी जीते हैं, क्योंकि उनका जीवन दूसरों के लिए मूल्यवान बन जाता है। इकिगाई से ये तो पता चलता है कि कोई काम क्यों करना है, लेकिन उसे कैसे किया जाए। इसका जवाब है कोडावारी। इसका सीधा सा मतलब है अपना 100% देना, परफेक्शन और एक्सेलेंस के पीछे भागना और छोटी से छोटी डिटेल पर पूरा फोकस करना, फिर चाहे कोई देख रहा हो या नहीं। और कोडावारी का असली मतलब इस उदाहरण से बहुत बेहतरीन ढंग से स्पष्ट होता है। जीरो कोनो, जो 90 साल से ऊपर के शेफ हैं, वो हर दिन बिल्कुल एक ही तरह से सुशी बनाते हैं। सही तापमान, मछली काटने का परफेक्ट तरीका, प्लेट की अलाइनमेंट, सालों से हर दिन वही काम पूरी एक्सेलेंस के साथ। इसी अनथक प्रयास की वजह से उन्हें 3 मिशेलिन स्टार्स मिले हैं। यह सिखाता है कि अगर रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में भी उत्कृष्टता लाई जाए तो भीड़ से बहुत आगे निकला जा सकता है। लेकिन तब क्या होता है जब 100% देने और सारी मेहनत करने के बाद भी मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिलते? चलिए इस विश्लेषण के तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, स्वीकारता और अपूर्णता को अपनाना। ऐसी हताश करने वाली स्थितियों के लिए जापानी फिलॉसफी का यह सिद्धांत है शिक्ता गा नाई। इसका मतलब हार मान लेना या सरेंडर करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है इमोशनल क्लैरिटी हासिल करना। जब कोई चीज हमारे कंट्रोल में नहीं होती तो उस पर गुस्सा करने या रोने के बजाय उसे गहराई से स्वीकार कर लेना। यह हमारी उस कीमती ऊर्जा को बचाता है जिसे उन चीजों पर लगाया जा सकता है जिन्हें सच में बदला जा सकता है। 2011 के जापान सुनामी के उस दर्दनाक लेकिन बेहद शांत दृश्य को इमेजिन किया जा सकता है। लोगों के घर, परिवार, सब कुछ तहस नहस हो गया था। लेकिन उस दुखद माहौल में भी कैमरों ने क्या कैप्चर किया?
लोग फ्रस्ट्रेट होकर चीखने चिल्लाने के बजाय बहुत ही शांति से मलबा साफ कर रहे थे। वो किस्मत से लड़ने के बजाय सिर्फ उस काम पर फोकस कर रहे थे जो उस वक्त उनके हाथों में था। यह है शिक्तागानाई की असली और ग्राउंडेड ताकत। और इसी गहरी स्वीकृति से एक और खूबसूरत माइंडसेट जन्म लेता है, वाबी साबी। यह सिद्धांत कहता है कि कमियों और अपूर्णता में भी एक सच्ची खूबसूरती होती है। आजकल 80 से 90% लोग कोई नया काम सिर्फ इसलिए शुरू नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि वे परफेक्ट नहीं हैं। वाबी साबी इसी पैरालाइज कर देने वाले परफेक्शनिज्म का सबसे सटीक इलाज है। हर चीज का हमेशा परफेक्ट दिखना जरूरी नहीं है। और किंत्सुगी की यह कला वाकई कमाल की है। जापान में जब कोई बर्तन टूट जाता है तो उसे फेंकने या उसकी दरारों को छिपाने के बजाय उसे सोने या चांदी से जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि उस टूटन को हाईलाइट किया जा सके। ये दिखाता है कि जो चीजें टूट चुकी हैं, जिनमें खामियां आ चुकी हैं, उनकी अपनी एक अलग और बहुत कीमती वाली होती है। जिंदगी की दरारें हमें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा खूबसूरत और अनुभवी बनाती हैं। अब हम इस प्रस्तुति के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़ते हैं, दैनिक प्रगति और स्पष्टता। ये हिस्सा पूरी तरह से निरंतर एक्शन लेने पर केंद्रित है। वाबी साबी को समझने के बाद परफेक्ट होने का इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं रह जाती। बस शुरुआत करने और काइज़ेन को अपनाने की जरूरत है। काइज़ेन का मतलब है लगातार छोटे छोटे डेली इंप्रूवमेंट्स। जिंदगी में अचानक से कोई बहुत बड़ी छलांग लगाने की जरूरत नहीं होती। अगर रोज सिर्फ 1% भी बेहतर हुआ जाए तो समय के साथ वो कंपाउंड होकर बहुत ही विशाल परिणाम देता है। 1950 के दशक में टोयोटा के इस दिलचस्प डेटा पर गौर करें। एक वर्कर ने ध्यान दिया कि कार का दरवाजा लगाने में 4 सेकंड ज्यादा लग रहे हैं। उसने इस छोटी सी बात को रिपोर्ट किया ताकि डिजाइन सुधारा जा सके। और नतीजा क्या हुआ? जब इस 4 सेकंड की बचत को लाखों कारों से मल्टीप्लाई किया गया तो कंपनी के हजारों घंटे और लाखों डॉलर्स बच गए। एक छोटी सी आदत कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, ये उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। और हमारा आखिरी सिद्धांत है दानचारी। अक्सर हमारे आसपास जो फालतू का सामान या फिजिकल क्लटर होता है वो सीधा हमारे दिमाग के शोर और कंफ्यूजन को रिफ्लेक्ट करता है। दानचारी का मतलब है उन सभी गैर जरूरी चीजों को जिंदगी से निकाल फेंकना जिनकी अब कोई जरूरत नहीं है। ऐसा करके ही इंसान अपनी असली पहचान को खोज सकता है और दिमाग को पूरी तरह शांत कर सकता है। टोक्यो की एक कहानी सच में दिल को छू लेने वाली है। एक महिला अपने छोटे से अपार्टमेंट में 3000 किताबों के बीच रहती थी और खुद को बहुत हारा हुआ और घुटन भरा महसूस करती थी। जब ऑथर हिडेको यामाशिता ने उसकी मदद की और फालतू किताबें वहां से हटवाईं तो उस महिला के आंसू निकल पड़े। जगह खाली होते ही उसका दिमाग शांत हुआ। उसने अपनी टॉक्सिक जॉब छोड़ दी और अपने असली पैशन को फॉलो किया। दानचारी ने सिर्फ उसका कमरा नहीं, उसकी पूरी जिंदगी साफ कर दी। तो अब बढ़ते हैं हमारे निष्कर्ष की ओर, एक 7 दिनों का माइंडसेट चैलेंज। क्योंकि सिर्फ जानकारी लेना काफी नहीं है, असली खेल इसे लागू करने का है। तो सबसे अहम बात यह है कि हमने इन 7 पिलर्स को डिस्कस किया: शुग्यो, इकिगाई, कुडावारी, शिक्तागानाई, वाबी साबी, काइज़ेन और दानचारी। लेकिन अगर कोई इन 7 को एक ही दिन में लागू करने की कोशिश करेगा तो जिंदगी में सिर्फ कंफ्यूजन ही आएगा। बदलाव की चाबी हमेशा सादगी में होती है। और इसलिए यह प्रस्तुति खत्म करने से पहले एक सीधा सवाल उठता है। एक अटूट माइंडसेट तैयार करने के लिए अगले 7 दिनों तक इनमें से किस एक जापानी फिलॉसफी को जिंदगी का हिस्सा बनाया जाएगा? असली बदलाव तभी आएगा जब कदम बढ़ाए जाएंगे। तो विचार करने वाली बात यह है कि वो एक सिद्धांत कौन सा होगा।